हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई एम ऑडेबल एंड विजिबल। एक बार मुझे कंफर्म करके मुझे बता दीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। एक बार सारे बच्चे आ जाइएगा, सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सारे बच्चे फटाफट से आ जाइएगा, क्योंकि अभी की जो क्लास है आपकी बहुत ही ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ये याद रखिएगा। सभी लोग फटाफट से आ जाइएगा। और बाकी के लोगों को भी सेशंस को शेयर कर दीजिएगा, और फिर अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे कंफर्म करो, सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है बढ़िया तरीके से। चलो बढ़िया बात है, अगर आपको आवाज आ रही है तो ठीक है। और बाकी के बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आज की क्लास पब्लिक है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि पब्लिक नहीं है आज की क्लास? पब्लिक में फ्रंट में शो हो रहा है, या एप्लीकेशंस में जाने के बाद आपको ये सेशन शो हो रहा है, या पब्लिक में शो हो रहा है? एक बार क्लियर बताइएगा मुझे, वरना फिर मेरे को दोबारा 2 मिनट लगेंगे क्लास क्रिएट करने में। तो एक बार मुझे बताओ कि मतलब ये पब्लिक है क्या सेशन पूरा? फ्रंट में दिखा या बीच में आने के बाद आपको ये आपको देखने को मिला? इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद दोस्त। एक बार कंफर्म करिएगा। यस, चलेगा। फिर मैं सेशन को स्टार्ट कर देता हूं, बाकी के बच्चे आते रहेंगे। वेलकम राकेश, निकिता, ओके, अनीस, ओके ओके, निखिल, लवदीप। चलिएगा बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग, बढ़िया ना? तो देखिएगा कि आज हम यहाँ पे बात करते हैं जिस नॉन टेक के बारे में आप सुनते हो और जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा डर लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपका नॉन टेक बहुत इजी होता है, और आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस क्लास। लेकिन मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा, आपको मेरे वहां से बुक दिख रही होगी, शायद आपको दिख रही है ना कैमरे में, ये जनरल नॉलेज लूसेंट। ओके, जो भी आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं सभी बच्चों के पास ये लूसेंट की बुक होना चाहिए। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो आप अच्छा कर रहे हो, और जितनी बार आप कर सकते हो लूसेंट को उतना करिएगा। इसके जितने भी क्वेश्चंस, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के आपके क्वेश्चंस हैं। आप चाहे आपके पास एसएससी जेई हो, या आपके पास एसएससी सीजीएल हो, या एसएससी सीएचएसएल हो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के इसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपको जैसे जैसे बताते जाता हूं वैसे वैसे आप लोगों को सुनते जाना है। बस जैसा मैं बताऊंगा वैसा आपको सुनना है। मैं बोल रहा हूं ना, आपके 90 to 95% आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप लोगों को पढ़ना है। ओके, और आपके ये पूरे के पूरे मैं कंटेंट आपको जिस तरीके से आपको प्रोवाइड करूंगा, शायद उस तरीके से आप चीजें सीख पाओगे, लेकिन आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। जब तक आप कंप्लीट नहीं देखोगे तो शायद आप इसके बारे में सीख ही नहीं पाओगे कि वाकई में ये क्या है, क्योंकि इसको पढ़ा कैसे जाता है नॉन टेक्निकल को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और मेरा वादा है आपसे, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि नॉन टेक अपने आप में एक अपरंपार सीमा है। इतनी सीमा है कि मतलब बता भी नहीं सकते हैं। ओके, तो आपको कितना पढ़ना है इंपॉर्टेंट वो होता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपको यूपीएससी लेवल का आपको नॉन टेक पढ़ना है, ना मेरे भाई ना। ओके, जितना रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ना है, उतना मैं बताऊंगा, और उससे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ओके, देखिएगा, आपके पास यहां पे हम बात करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग, उपनिवेशवाद जिसे हिंदी में बोलते हैं। मेरे तो हिंदी में समझ में भी नहीं आ रहा कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है। ओके, लेकिन इंडिया एट द डाउन ऑफ द कोलोनाइजेशंस। कोलोनाइजेशंस, कोलोनाइजेशंस मतलब जो आपके पास बाहर की पावर इंडिया के अंदर जो राज करके गई है, वो होती है आपके पास कॉलोनियल पावर। कॉलोनियल पावर किसे बोलते हो? जो बाहर की जो कंट्री थी और उनके आदमी यहां पे जब राज करके गए, उसे आप बोलते हो कॉलोनियल पावर। ओके, तो मैं यहां पे आपसे बात करूंगा। आपको मैप दिख रहा होगा इंडिया का, ये आपके पास देखोगे तो ये मैप आपके पास पुराने टाइम का था, क्योंकि पुराने टाइम में हमारे पास इंडिया भी था और आपके पास पाकिस्तान भी था। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे आपका इंडिया का मैप आपको यहां से थोड़ा सा कट पीट करके आपको दिखता है। लेकिन जो ये मैप है आपका कब का है बेटा? आपके पास देख लीजिएगा 1530 से लेकर 1707 के बीच का आपके पास ये मैप है। ओके, आप इसी मैप को आप यहां तक ले जा सकते हो 1947 तक। 1947 तक का आपके पास ये मैप है। तो 1947 के बाद आपके इंडिया के टुकड़े हुए, बांग्लादेश भी बना और आपके पास पाकिस्तान भी बना। तो ये उससे पहले का मैप है, तो हमको तो पूरा पाकिस्तान सब कुछ आपको करके जाना है।
अब देखिएगा कि आज जो हम बात करेंगे वो कहां से करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री की जहां से बात करेंगे तो हम बात करेंगे आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब मतलब हम बात करने वाले हैं आफ्टर 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 707, आफ्टर 707 के बाद हम बात करेंगे। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। उससे पहले आपके पास आप देखोगे आपकी एंसेंट हिस्ट्री आएगी और आपके पास मेडिवल हिस्ट्री आएगी। लेकिन हमको मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ना है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके होते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे कि सर हमारे पास यहां पे इधर अरेबियन सी आपको दिख रहा होगा, इधर वाले सी को क्या आपके पास अरेबियन सी बोलते हो और इधर वाले सी को आप क्या बोलते हो बेटा, बे ऑफ बंगाल। ओके, अब देखिएगा थोड़ा थोड़ा फोकस करते जाइएगा, मैं आपको दिखाता जाता हूं। जिन जिन नाम पे मैं फोकस कर रहा हूं ना उनको दिमाग में बिठाने की कोशिश करिएगा। देखो आपके पास अगर मैं बात करता हूं ये मालवा भी आपको दिख रहा होगा। ओके, ये नाम पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, मालवा एक बार दिमाग में बिठाने की कोशिश करिएगा। चलो बढ़िया बात है, बैठ गया होगा आपके दिमाग में। ओके, अब हमारे पास यहां पे देख लीजिएगा कि जो मुगल पावर था, मुगल इंडिया के अंदर जो मुगल था, उस मुगल का सबसे ज्यादा जो पावर रहा वो 1530 से लेकर 1707 के बीच में रहा। आफ्टर 1707 के बाद आपके पास मुगल पावर आपका डिक्रीज होता गया। आफ्टर 1707 के बाद आपका मुगल पावर डिक्रीज होता गया। तो आपके पास मुगल में 1707 में कौन था बेटा, आपका औरंगजेब। कौन था दोस्त, औरंगजेब, है ना। तो अब देखिएगा सर हमारे पास यहां पे बात करते हैं तो पूरे इस इंडिया में देखो ये मुगल एम्पायर आपको दिख रहा होगा, मुगल एम्पायर का पूरा राज था। कुछ जगह को छोड़ दे तो हर जगह पे आपके पास पूरे इंडिया में आपके पास मुगल का राज था, उधर पाकिस्तान तक। हमारे पास यहां पे बात आती है, देखिएगा कि आपके पास जो ये मैप आपको दिख रहा है, मैंने बोला ना पुराने टाइम का मैप है, या 1947 से पहले का मैप है। अगर हम बात करते हैं यहां पे एक वर्ड दिख रहा होगा यहां पे मसूलीपट्टम। ओके, मसूलीपट्टम, इस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मसूलीपट्टम ये नाम दिमाग में बिठाओ। मसूलीपट्टम कहां पे है, यहां पे है बेटा। ओके, अब आपके पास जितने भी बाहर के ट्रेडर्स आए, यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया के अंदर आए, वो सबसे ज्यादा आपके मसूलीपट्टम में आए। ध्यान रखिएगा कहां पे आए बेटा, मसूलीपट्टम में आए। अब यहां पे देखो हमारे पास यहां पे मराठा किंगडम दिख रहा होगा, इधर महाराष्ट्र है आपको दिखता ही होगा, महाराष्ट्र आपको दिखता होगा। तो यहां पे आपके पास मराठा किंगडम था जो आपको ये ग्रीन ग्रीन से आपको दिख रहा है। ओके, ये आपके पास मराठा किंगडम था। इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब देखिएगा सर हमारे पास यहां पे आपको ये पेरेसिया, इधर की साइड जो आपके पास पेरेसिया है, और आपके पास यहां से जितने भी मुगल इंडिया के अंदर आए वो इधर से एंट्री मारी। जितने भी मुगल आपके पास एंट्री मारी वो किधर से मारी बेटा, नॉर्थ वेस्ट से आपके पास एंट्री मारते हैं, नॉर्थ वेस्ट से आपके पास यहां पे एंट्री मारते हैं। यस, मसूलीपट्टम नाउ इन आंध्र प्रदेश। यस डियर, अब देखिएगा जो बंगाल से है ना, तो बंगाल की हिस्ट्री बहुत तगड़ी है और बहुत बड़ी है। पहले बेटा बिहार अलग नहीं था, बिहार भी आपके पास बंगाल के पास में ही था। ओके, तो ये तो बाद में आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब यहां पे आपको ये फोकस कर लिया और यहां पे आपको हैदराबाद दिख रहा होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा होगा। अब देखिएगा सर यहां पे हमारे पास ये थोड़ा थोड़ा मैं दिखाता जाता हूं, क्योंकि ऐसा क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इसको देखने के बाद ही आपके दिमाग में पिक्चर बैठेगी, नहीं तो पिक्चर नहीं बैठने वाली। इधर सर अभी हमारे पास ये बर्मा है, ये बर्मा पे बहुत ज्यादा फोकस होगा, याद रखिएगा बर्मा पे बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है। अब हमारे पास जो 1526 में आपके पास देखो सर, आपके पास मैंने बोल रखा है 1526 बाबर मुगल जो आपके पास थे, ये यहां पे दिल्ली थे, दिल्ली में सब कुछ बैठते थे। ये आपके पास दिल्ली है, दिल्ली आपको दिख रही है, तो दिल्ली में सब बैठते थे। और यहां पे आपको ये दिख रहा होगा पानीपत, पानीपत दिख रहा होगा, पानीपत का युद्ध भी हुआ था। तो दिल्ली के इस साइड में थोड़ा सा आपके पास क्या है, पानीपत है। और ये अभी पानीपत अगर अभी की बात करूं तो ये आपके पास कहां पे है, आपके पास हरियाणा के अंदर है। तो इतनी सी बातें आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी बैठ गई होगी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, थोड़ी सी बातें और बिठाना है कि आपके पास 1707 में कौन डेथ हुआ था बेटा, औरंगजेब आपका डेथ हो गया था। बहुत बढ़िया बात है कि सर औरंगजेब डेथ हो गया था। मुगल एम्पायर का जो मतलब लास्ट जिसके रूल तक बहुत अच्छे तरीके से चीजें चल रही थी वो यहां पे खत्म हो गया था। अब उसके बाद कौन बना था, वो बना था बहादुर शाह वन बना था। ओके, मतलब ये आपके पास 1707 के बाद आपके पास कौन बना था, बहादुर शाह बना था। तो बहादुर शाह आपके पास 1712 तक आपके पास रहा था। तो ये नाम अभी दिमाग में बिठाओ, ये कौन मरा था कौन जिंदा था इनके बारे में ना सोचिएगा, पहले ये नाम दिमाग में बिठाओ। कौन था बेटा, औरंगजेब के बाद आने वाला कौन था बेटा, आप बोलोगे से बहादुर शाह। नाम याद रखो, बहादुर शाह, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा राजा था ये, अच्छा था। आपके पास उसके बाद यहां पे आया जहांगीर शाह, उसके बाद ये देख लीजिएगा बेटा आपके पास जहांगीर शाह आता है 1712 से लेकर 1713 तक।
अभी सन याद करने की कोशिश ना करें, अभी सिर्फ नाम याद रखने की कोशिश करें, जानदर शाह। उसके बाद फारूक सियार का फरमान, आपने नाम तो सुना होगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी आपने नॉन टेक पढ़ा हो तो दिस इज अ फारूक सियार। यह आपके पास 1713 से लेकर 1719 के बीच में रहा आपके पास फारूक सियार। उसके बाद आपके पास आसफ जा वन। अब आसफ जा वन, इसको आप निजामुल मुल्क भी बोलते हो, ये टाइटल इसको दिया गया था। आसफ जा को निजाम मुल्क का आपके पास टाइटल भी दिया गया था, और ये इसका राज था कहां पे, हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में, जहां पे आप बोलते हो डेक्कन, डेक्कन। ओके, अभी सिर्फ नाम याद रखो, आसफ जा किसको बोलते हो आप, निजामुल मुल्क को बोलते हो। अगली बात हमारे पास आती किंग मेकर, किंग मेकर, अरे वाह, सैयद बरदर। ये सैयद बरदर है ना, बहुत खतरनाक आदमी थे। ये नोबल्स थे, वहां पे दरबारी थे, इनको कोई भी बोल देता ना कि बेटा इसको राजा बनाना है, तो उसको भी ये राजा बना देते थे, ऐसे खतरनाक थे सैयद बरदर्स। ओके, तो बोलता है कि इसको निपटाना है तो उसको निपटाएंगे। ये सैयद बरदर क्या करेंगे भाई साहब, ऐसे आदमी है, ये जानदर शाह को निपटा देंगे। फारूक सियार बोलेगा खत्म करो, तो जानदर शाह को उड़ा देंगे। कौन, सैयद बरदर। ये दो भाई थे, बताएंगे इसके बारे में आने वाले टाइम पे। किंग मेकर इनका नाम पड़ा, आगे जाके इनको किंग मेकर क्यों बोला, जो भी आदमी आता है इनके पास बोलता कि भाई साहब उनको उड़ा दो, तो ये सैयद बरदर क्या करते थे, उसको उड़ा देते थे। तो ये इन्होंने जानदर शाह को भी उड़ा दिया। फारूक शाह ने बोला कि मेरे को राजा बनना है, तो भाई साहब जानदर शाह को उड़ा दिया। अब इनको फारूक शाह रहा 1713 से लेकर 1719 तक। अब इनको लगा कि यार हमको फारूक शाह भी ज्यादा ठीक ठाक नहीं लग रहा, तो इसको भी उड़ा दो, ठीक है। अब इनकी जो मर्जी थी ना वो करते थे, ये किंग मेकर इसलिए नाम पड़ा, इन्होंने फारूक शाह को भी उड़ा दिया। इसके बाद सर हमारे पास वहां पे जो इन मुगल के बाद जहांगीर शाह के बाद फारूक शाह बैठा, और फारूक शाह के बाद मोहम्मद शाह यहां पे आया, जिन्होंने रूल किया 1719 से लेकर 1748 तक, मतलब 1748 तक हमारे पास किया। अब ये यहां पे क्या करेंगे भाई साहब, ये सैयद बरदर हमारे पास यहां पे क्या होगा कि आप फारूक शाह को खत्म कर देंगे, और उसके बाद यहां पे दो लड़के होते हैं, उनको थोड़े से समय के लिए यहां पे क्या बना देते हैं, किंग बना देते हैं, राजा बना देते हैं। लेकिन फिर वहां पे आता है अगला राजा मोहम्मद शाह। अबे मोहम्मद शाह जानता था कि ये सैयद बरदर कैसे हैं, इनको बहुत अच्छे से जानता था कि ये ऐसे किंग मेकर ऐसे नाम नहीं पड़ा। तो ये मोहम्मद शाह, ऐसे तो इनका नाम रंगीला, इसको टाइटल दिया गया रंगीला इसलिए दिया गया क्योंकि रंग रलियों में मस्त रहता था, बहुत बेकार था। ओके, मस्त अय्यासी करता था भाई साहब, दरबार में लड़कियां नचाता था, ये करता था, इसलिए इसको रंगीला का टाइटल दिया गया। तो मोहम्मद शाह ऐसे तो रंगीला था, इसको एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ भी ज्यादा जानता नहीं था। उन्होंने क्या किया, लेकिन इतना जरूर जानता था कि उसने सैयद बरदर को ही खत्म करवा दिया। भाई ये किंग मेकर बहुत पढ़ रहे हैं, तो इसको ही उड़ा दिया। अब यहां पे देखिएगा कि सर यहां पे 1754 से लेके हमारे पास 1758 तक आलमगीर आपके पास सेकंड रहता है, अगला राजा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये नाम बताए हैं। अगली बात हमारे पास यहां पे ये बंदा बहादुर। सर हमने इनको इधर ही क्यों डाला, इधर ही क्यों डाला, क्योंकि इसी ड्यूरेशन के अंदर बंदा बहादुर सिंह था, नाम से ही समझ में आ रहा है, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर मतलब पंजाब से हो गए भाई साहब, है ना, ये पंजाब से तो बहुत खतरनाक आदमी थे भाई। इसी ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो ये फारूक सियार है ना, इसको खत्म करने के लिए बालाजी विश्वनाथ को बुलाता है महाराष्ट्र से, कौन, सैयद बरदर, और बोलता है कि फारूक सियार को उड़ा दो। फिर उड़ा देते। कौन उड़ाते हैं, ये अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं इन पे आऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी सिर्फ नाम याद रखो, बालाजी विश्वनाथ कुछ मराठी पेशवा थे, बढ़िया बात है। और इसी ड्यूरेशन में मैंने ये लिख रखा है इधर, इसी ड्यूरेशन में आपके पास एम्परर ऑफ ईरान, ईरान का एम्परर नादिर शाह भी आ रहा था बेटा, नादिर शाह भी आ रहा था, और इसी टाइम पे आपके पास अहमद शाह भी था। तो अभी तो सिर्फ आपको नाम याद रखना है। तो मेरे को ये बताओ कि थोड़े बहुत ही आपको नाम याद हो गए, मैं नहीं जानता कि आपको 100% नाम याद हुए होंगे, लेकिन भाई साहब ये बताओ कि आपको 50% नाम याद हो गए, 50% आपको नाम याद हो गए क्या, मेरे को जल्दी बताओ कि आपको 50% सिर्फ नाम याद होना चाहिए था। अगर वो हो गए तो बिल्कुल आप सही कर रहे हो। सारे बच्चे चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा 50% आपको नाम याद हो गए। आगे बढ़े, अब एक एक चीजों का हम डिस्कशन करेंगे, जो भी चीजें आपके सामने हैं इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं आज। ओके, देखिएगा सर, हमारे पास यहां पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, ये आपके पास देखते होंगे बिहार। ओके, अब ये अवध के अंदर जो आपके पास अवध का वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट वाला पार्ट है, उसको पहले अवध के अंदर आता था, तो ये अवध है। और यहां पे आपका ये मुगल एम्पायर था, ये नॉर्थन साइड का मैंने यहां पे ये डायग्राम बनाया है। और इधर से की साइड में आपके पास ये बंगाल था भाई साहब, यहीं पे आपकी ईस्ट इंडिया इधर ही आई थी आपकी। ओके,
अब हमारे पास देखिएगा बिहार, तो जो बच्चे रहते हैं वो जानते ही हो, मैक्सिमम बच्चे बिहार की ही तैयारी करते हैं। और बिहार पूरा का पूरा अवध नहीं था, आधा बिहार आपके पास अवध था। ओके, इसको अवध बोला गया। और ये आपके पास क्या था, इधर मुगल्स आपके पास थे, और इधर आपके पास दिल्ली आपको दिख रहा होगा। इधर पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। बस थोड़ा बहुत बिठाओ, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको पूरा बैठे, पूरा बिठाना मैं भी नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आधा ही बैठे। ओके, लेकिन अब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, चलिए हमारे पास ये, हमारे पास अगर साउथ साइड की बात करें तो साउथ में मैंने बोला था ना आसफजा निजाम उल्क, ये हैदराबाद में यहां पे इनका राज था भाई साहब, हैदराबाद में निजाम मुल्क। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर इधर हमारे पास ये अरेबियन सी होता है, इधर आपके पास बे ऑफ बंगाल आपके पास होता है। ओके, इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई। और सर इधर हमारे पास देखिएगा सर, इधर आपके पास महाराष्ट्र है तो इधर आपके पास मराठों का राज था। और मराठा बहुत खतरनाक थे, अभी बताएंगे हम आपको मराठा के बारे में, कैसे थे मराठा, गजब थे भाई सब, गजब। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास आता है कि मुगल आफ्टर औरंगजेब, और ना अब थोड़ा सा फोकस करना, जो जो नाम सुने थे उन्हीं नामों को हम फोकस करेंगे, जो जो नाम आपने सुने थे उन्हीं पे अपन फोकस करेंगे। 1707 के अंदर औरंगजेब की मौत हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है। ये आपको औरंगजेब दिख रहा होगा, बैठा हुआ है यहां पे दिख रहा है, ये भाई साहब 1707 के अंदर ये इनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ होने के लिए इन्होंने अनाउंस नहीं किया था कि अब राजा कौन बनेगा, कोई भी बन सकता है। तो उनके बेटों के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ, इनके जो बड़े बेटे थे उनके बीच में युद्ध हुआ, और जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम रखा गया बैटल ऑफ जज्जौ। क्या रखा गया, बैटल ऑफ जज्जौ। बात समझ में आ गया। तो उनके बड़े बेटों के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ, तो उनमें से जो जीता वो कौन था, बहादुर शाह। कौन जीता, बहादुर शाह। अब ये बहादुर शाह जब जीता तो इस बहादुर शाह अगला राजा बनता है 1707 के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद। तो ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब बहादुर शाह है ना, उसने 1709 से 1712 तक राज किया, बहादुर शाह ने। ये सन पे थोड़ा सा फोकस करना, ये सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि जब आप इलिमिनेशन टेक्निक आप यूज करोगे तो वहां पे ये सन आपके काम आएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि औरंगजेब डेथ कब हुआ था। हम 1707 के आगे की बात कर रहे हैं, 1707 से आगे पढ़ेंगे, दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट। तो सर 1709 के 9 से हमारे पास 1712 के बीच में आपके पास बहादुर शाह रहा। बात समझ में आ गया। तो यहां पे युद्ध हुआ था, कौन सा बेटा, बैटल ऑफ जज्जौ, दोनों बड़ों बेटों के बीच में, उसमें बहादुर शाह जीता, और बहादुर शाह वन जीतने के बाद वो यहां पे राज किया, अगली गद्दी उसकी। अब सर देखिएगा कि ये बहादुर शाह के बारे में, बहादुर शाह बहुत ही अच्छा इंसान था, बेकार इंसान नहीं था, इसको आप बेकार नहीं बोल सकते, बहुत ही अच्छा था। इसको एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अच्छे से आता था कि कैसे राजपाट आपका चलाया जाता है। और ये हमेशा क्या चाहता था कि हमेशा चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को ठीक किया जाए, लड़ाई झगड़े ज्यादा ना करें। ओके, ये कॉम्प्रोमाइज पे ज्यादा विश्वास करता था, तो बहुत अच्छा इंसान था। सर देखिएगा कि हमारे पास 1709 से लेकर 1712 तक आपके पास कौन रहा, बहादुर शाह। बहादुर शाह वन का, इनका नाम प्रिंस मुज्जम्बी आप इसे बोलते हो, इसका नाम प्रिंस मुज्जम्बी था, याद रख सकते हो, प्रिंस मुज्जम्बी इनका नाम था। बहादुर शाह से क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो राजा बना था तब इसकी एज कितनी थी बेटा, 63 ईयर। जब ये राजा बना था उस टाइम पे इसकी एज कितनी थी, 63 ईयर। और यहां पे जो ये आपके पास ये बैटल ऑफ जज्जौ चला था ना, ये 2 साल तक चला था। कितने साल तक चला था, 2 साल तक। 2 साल तक ये युद्ध हुआ, उसके बाद बहादुर शाह यहां पे जीता था। तो आपके पास यहां पे बैटल ऑफ जज्जौ हुआ, और उस वॉर को क्या बोला, वॉर ऑफ सक्सेशन। अब ये वॉर ऑफ सक्सेशन में ना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए आने वाले टाइम पे। वॉर ऑफ सक्सेशन उसे बोला जाता है जो घर में लड़ाई होती है, जैसे आप भाई बहन लड़ते हो ना, तो घर में लड़ाई हो रही है ना, तो उसे आप बोलते हो वॉर ऑफ सक्सेशन, कि अब सक्सेस कौन होगा, अब राजा कौन बनेगा। तो घर के परिवार में जो लड़ाई होती है उसे बोला जाता है वॉर ऑफ सक्सेशन। तो ये 63 ईयर की एज में क्या बना था, राजा बना था। ओके, हमेशा मैंने बोला बहुत अच्छा राजा था, हमेशा कॉम्प्रोमाइज पे विश्वास करता था। ये पॉलिसी कौन सी फॉलो करता था बेटा, कॉम्प्रोमाइज की, कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को सही कर लिया, सेटल कर ले। अब हमारे पास इन्होंने सेटलमेंट विद राजपूत, ओके, सेटलमेंट विद राजपूत, ओके, इन्होंने स्पेशली राजपूतों के साथ क्या किया बेटा, सेटल किया। और दूसरी बात, जाटों के साथ भी इन्होंने सेटल्स किया, सेटलमेंट से उनको भी समझाया, मतलब भाई लड़ो मतो, जो भी उनका था कॉम्प्रोमाइज का तरीका, उस तरीके से उन्होंने उनके साथ उन्होंने सेटलमेंट कर लिया।
स्पेशली अगर राजपूतों में मैं बात करूं तो राजा ऑफ आमेर। ओके, आमेर कहां पे है? जयपुर में। अभी आमेर का किला नाम तो सुना होगा आपने। ओके, तो राजा ऑफ आमेर से इसने स्पेशली वहां पे सेटलमेंट किया। और जाट्स में अगर मैं बात करूं तो उसका नाम था राजा चुरमान सिंह। राजा चुरमान सिंह के साथ इन्होंने क्या किया? यहां पे सेटलमेंट किया। अगली बात यहां पे ये आती है कि सर हमारे पास ये जो साहू है ना, साहू यहां पे दिख रहा होगा, ये नाम आप सुनो, ये शिवाजी के बेटे का बेटा था। शिवाजी, शिवाजी तो जानते होंगे ना, शिवाजी थे, उनके बेटे का बेटा था। शिवाजी के बेटा जी कौन थे? संभाजी। और संभाजी का बेटा कौन था? साहू। ओके, संभाजी का बेटा कौन था? साहू। ध्यान रखिएगा। तो यहां पे भाई साहब हमारे पास साहू जो होता है ना, उस साहू को ये मुगल केविटी से छोड़ देता है। मुगल केविटी में साहू को रख रखा था। अगर मुगल केविटी में उसको रख रखा था तो इन्होंने सोचा कि जाओ, क्योंकि ये भाई साहब लड़ाई पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, ये कॉम्प्रोमाइज वाला तरीका अपना रहे थे। लेकिन जब ये साहू को छोड़ा गया तो ये साहू को छोड़ने का ये नहीं था कि भाई साहब इसको ऐसे रिलीज कर दो, क्योंकि इसको बहुत छोटी एज में उन्होंने बंदी बना लिया था। उनका तरीका ये था कि साहू को ना छोड़ के उधर मराठाओं में ना लड़ाई कराएंगे। अब ये कैसे कराएंगे वो आने वाले टाइम पे मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि ये साहू शिवाजी के बेटे का बेटा था, मतलब संभाजी का बेटा था। ओके, थोड़ा सा याद रखो, ज्यादा याद भी ना हो कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए भूल जाओ, आने वाले टाइम पे मैं इस पे भी डिस्कस करूंगा। ओके, अब हमारे पास यहां पे इसको मुगल केविटी से छोड़ दिया, बढ़िया काम किया। सर मराठा फाइटिंग देमसेल्फ एंड अगेंस्ट द मुगल इन द डेकन्स, क्योंकि देखो मराठा मुगलों से लड़ रहे थे उधर। अगर आप डेक्कन साइड में जाओगे, मतलब हैदराबाद साइड में जाओगे, तो मराठा मुगलों से लड़ रहे थे, फिर भी बहादुर शाह ने साहू को छोड़ दिया था, जो कि संभाजी का बेटा था। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती थी? लेकिन ये इनकी भी कुछ रणनीति थी, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। सर देखिएगा कि हमारे पास यहां पे देख रहे होंगे बंदा बहादुर सिंह। ये तो आपके पास कौन है? बंदा बहादुर सिंह। बंदा बहादुर सिंह शॉर्ट में लिखूंगा बेटा। और ये आपके पास गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ओके, गुरु गोविंद सिंह आपके पास यहां पे है। तो भाई साहब बहादुर शाह ने है ना आपके पास जो गुरु गोविंद सिंह है ना, उनके साथ भी पूरा सेटलमेंट कर लिया शांतिपूर्वक तरीके से, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह थे। ओके, तो उनसे उन्होंने क्या कर दिया भाई साहब? पूरा सेटलमेंट कर लिया कि अब कोई लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की डेथ होती है, गुरु गोविंद सिंह की डेथ होने के बाद कौन आता है बेटा? बंदा बहादुर सिंह। नाम से ही दिख रहा होगा और शकल भी आपको दिख रही होगी। ये भाई साहब डरने वाला नहीं था, इसको तो चाहिए थी लड़ाई। ओके, कि मुगलों को है ना, मतलब पहले तो यार देश नाम की तो कोई चीज थी नहीं। अगर आप बात करते हो ना कि पहले इंडिया था, इंडिया कुछ थी ना, नहीं था। पहले बात ये थी कि यार मतलब जैसे हैदराबाद के हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा हैदराबाद बचा रहे। अगर वो इधर हमारे राजस्थान साइड से हैं तो वो चाहते थे कि राजपूतों का डोमेन बचा रहे। अगर पंजाब से तो वो चाहते थे कि हमारा डोमेन बचा रहे। तो ये अपने अपने प्रांत के बारे में सोचते थे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया नाम की कोई चीज थी नहीं। ओके, और ये जो आप बोलते हो ना कि हम हिंदू हैं, हिंदू नाम की कोई चीज थी नहीं उस टाइम पे। ओके, सब अपने अपने प्रांत को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो यहां पे बंदा बहादुर सिंह ये कहां से था बेटा? आफ्टर गोविंद सिंह की डेथ के बाद आपके पास कौन आता है? बंदा बहादुर सिंह। अब देखिएगा सर, आपके पास आफ्टर हिज डेथ द सिख वंस अगेन रोज इन रिवोल्ट इन पंजाब। पंजाब के अंदर एक रिवोल्ट होता है जिसका नाम था रोज इन रिवोल्ट, अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर सिंह। अब ये बंदा सिंह है ना, ये जो बंदा सिंह है ये गोविंद सिंह के बाद आया था। और ये लड़ा, युद्ध कब हुआ था बेटा? आपके पास मैं बोल रहा हूं कि युद्ध हुआ था रोज ऑफ रिवोल्ट। अभी आपके सामने एक नाम बताया, बहादुर शाह के टाइम पे। बात के लिए बहादुर शाह के टाइम पे बंदा बहादुर सिंह का युद्ध हुआ था पंजाब में, रोज ऑफ रिवोल्ट जिसका नाम दिया। और यहां पे जब ये रोज ऑफ रिवोल्ट हुआ तो यहां पे मतलब रोज ऑफ रिवोल्ट कैसे हो रहा है? पंजाबियों के बीच में, बहादुर सिंह के बीच में, और आपके जो मुगल्स हैं उनके बीच में। तो यहां पे क्या करता है कि ये थोड़ा सा बंदा बहादुर सिंह थोड़ा भारी था और ये जीत भी जाता है। और ये जीत भी जाता है तो इनको चाहिए था दिल्ली। ये चाहते थे कि दिल्ली से मुगलों को उखाड़ के फेंकना है और दिल्ली पे पंजाबी बैठेंगे, मतलब बंदा बहादुर सिंह बैठेंगे। दिल्ली पे आना चाहते थे सभी, क्योंकि मुगल वहीं पे बैठते थे, मेन तो वहीं से कंट्रोल करते थे, और अभी भी दिल्ली कंट्रोल करता है सभी को। तो ये दिल्ली पे आना चाहते थे। तो भाई साहब देखिएगा कि आपके पास बहादुर शाह कौन सा? ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। बहादुर शाह लीड कैंपेन अगेंस्ट, सॉरी, यहां पे मैं गलती होगी थोड़ी सी।
ये जो बहादुर शाह था, लीड कैंपेन अगेंस्ट द रिबेल्स, क्योंकि बहादुर शाह कौन सा, जो बहादुर शाह 1, ये बहादुर शाह 1 है बेटा, बहादुर शाह 1। बहादुर शाह देखो नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ये बंदा सिंह है, बंदा बहादुर सिंह है, और ये बहादुर शाह, दोनों बी वाले ही नाम है। ओके, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको भी कि बहादुर शाह चाहता था कि भाई साहब ये जो युद्ध हुआ ना, रोज ऑफ रिवोल्ट, इसके अगेंस्ट में उसने युद्ध किया और वो इस रिवोल्ट को रोकना चाहता था। ओके, लेकिन भाई साहब आपके जो ये कौन बंदा सिंह थे, ये रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ये दिल्ली की ओर चढ़ाई कर रहे थे, वहां से पंजाब से पूरे दिल्ली की ओर चढ़ाई कर रहे थे, और जब ये दिल्ली की ओर चढ़ाई कर रहे थे तो भाई साहब इन्होंने प्रैक्टिकली द इंटायर टेरिटरी बिटवीन सतलज नदी और यमुना नदी के बीच का जितनी भी टेरिटरी थी वो किसके अंडर में कर ली भाई साहब, बंदा बहादुर सिंह ने अपने अंडर में कर ली। और अब कहां पे जा रहे थे ये, दिल्ली पे चढ़ाई करने के लिए, दिल्ली की ओर चढ़ रहे थे। ओके, और आपके पास इनको लगा कि हम बहुत जल्दी दिल्ली को फतेह कर लेंगे, बहुत जल्दी दिल्ली को फतेह कर लेंगे। अब इसी टाइम पे क्या हुआ कि आपके पास सिख मूवमेंट वॉज ओपन चैलेंज टू मुगल कैविटी, क्योंकि अब इन सिखों ने भाई साहब मुगल को ओपनली चैलेंज दे दिया था कि आओ लड़ो, या तो तुम या हम। तो इस तरीके का इन्होंने बंदा बहादुर सिंह ने मुगल कैविटी को पूरा का पूरा चैलेंज दे दिया था। जिसका पूरे इंडिया पे राज था उसको उन्होंने पूरा का पूरा चैलेंज दे दिया था, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा वीक भी हो गया था मुगल एम्पायर्स। ऐसा नहीं कि बहुत पावरफुल था, अकबर के टाइम पे बहुत पावरफुल था, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे भी बहुत पावरफुल था, लेकिन अब ज्यादा वीक हो गया था। अब देखिएगा सर, यहां पे जो बंदा सिंह बहादुर है, उन्होंने खुद ही अपने आप को एक टाइटल दे दिया, जिसका टाइटल का नाम था सच्चा बादशाह। ओके, सच्चा बादशाह टाइटल किसको मिला था बेटा, बंदा सिंह बहादुर को, जो खुद ने ही अपने आप को एडॉप्ट कर लिया था कि मैं सच्चा बादशाह बहादुर सिंह हूं। बात समझ में आ गया? तो पूछ सकता है कि ये टाइटल किसको मिला था, तो आप बोलोगे सर सच्चा बादशाह बहादुर सिंह को। बात क्लियर? अब देखिएगा सर, इन्होंने क्या किया, बंदा बहादुर सिंह बहुत तगड़ा आदमी था, इन्होंने ये कॉइन स्टार्ट कर दिए। ये कॉइन जहां पे गुरु नानक देव, ये गुरु नानक देव आपको दिख रहे होंगे, उन्होंने ऐसे सिक्के चला दिए बेटा, कॉइन चला दिए, जिसमें गुरु नानक देव के आपके पास फोटो है। ओके, तो यहां पे उन्होंने भाई साहब यहां पे कॉइन भी स्टार्ट कर लिया, जिसपे आपके पास गुरु नानक देव के आपके पास फोटो है। बात समझ में आ गया? तो ये बंदा बहादुर सिंह आपको कैसा लगा, एक बार मुझे बताइएगा कि आपको बंदा बहादुर सिंह कैसा लगा? तगड़ा था ना? ऐसा तो नहीं था कि कोई कमजोर आदमी था, बहुत खतरनाक आदमी था भाई साहब, डरता उड़ता नहीं था किसी से। ओके, और खुद नहीं देखो ना किसी के, अभी तो बोलते ना कि भाई साहब राष्ट्रपति ने पद्मश्री और इन्होंने ये हमारे को इस अवार्ड से नवाजा है, बट यहां पे खुद ने ही एडॉप्ट कर लिया, आई एम अ सच्चा बादशाह। सच्चे बादशाह का मतलब होता है आई एम अ ट्रू किंग। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। अब देखिएगा सर, हमारे पास यहां पे बहादुर सिंह, आई कुड नॉट करस द सिख मूवमेंट, क्योंकि सिख मूवमेंट में कौन लीड कर रहा है उधर से, बंदा बहादुर सिंह। और बंदा बहादुर सिंह उधर से जब लीड कर रहा है तो उसको ये दबा नहीं पाया उस मूवमेंट को बहादुर शाह, ओनली उसको थोड़ा सा इन्होंने उस रिवोल्ट को जब ये रोकने की कोशिश कर रहा था, उस रिवोल्ट को जब ये रोकने की कोशिश कर रहा था, बंदा बहादुर सिंह कहां पे फतेह करना चाहता था, दिल्ली में फतेह करना चाहता था। तो यहां पे उसी टाइम पे जो बहादुर शाह था वो भी तो भाई साहब रिवोल्ट करने तो आएगा ना, उनको पीछे तो धकेलेगा ना, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी अगर बंदा बहादुर सिंह के हाथ में आ गई तो उनको पीछे खिसकाने के चक्कर में जब उनसे युद्ध करता है, तो ऐसा नहीं कि भाई साहब उन्होंने पूरे के पूरे जो भी सिख बहादुर थे उनको सबको खत्म कर दिया हो, नहीं, और उनको सिर्फ थोड़ा सा वो पीछे ही हटा पाया था, मार नहीं पाया था। तो उनको ओनली पुश किया था उन्होंने, ओनली पुश द सिख फ्रॉम द प्लेन्स एंड बैक टू हिमालय फुट हिल्स, उसको जो हिमालय की पहाड़ियां हैं उसके पीछे उनको भगा दिया था बंदा बहादुर सिंह ने, जब उसके अगेंस्ट में ये लड़ा था। बात के लिए फिर भी बंदा बहादुर सिंह यहां पे डटा, लड़ा और सिर्फ डरा नहीं। अब देखिएगा सर, हमारे पास इसके बाद जहांगीर शाह आते हैं, क्योंकि आपने बोला कि सर 1709 से लेके 12 तक आपका कौन था बेटा, बहादुर शाह 1। अब बहादुर शाह 1 के बाद आपके पास कौन राजा बनता है मुगल की कुर्सी पे, जहांगीर शाह। अब ये देखो एक साल ही बनता है, 1712 से लेके 1713 तक ही। अब ये हमारे पास जो फारूक सियार था ना, सॉरी बहादुर शाह। अब ये देखिएगा हमारे पास यहां पे इसके बाद 1712 से लेके 1713 तक कौन बना आपके पास, जहांगीर शाह। जैसे ही आपके पास जहांगीर शाह आया तो
तो उन्होंने एक सिस्टम चलाया, इजारा सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इजारा सिस्टम। इजारा सिस्टम का मतलब यह था कि जो आपके पास मुगल में जो भी पैसा आता है तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारने के लिए, एम्पायर की फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारने के लिए इजारा सिस्टम किसने चलाया? जहांगीर शाह ने। लेकिन इसका राजपाट ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाया, क्योंकि उधर सैयद बरदर थे, बाप थे बाप सबके। देखिएगा, हमारे पास इन्होंने इजारा सिस्टम चलाया, नाम याद रखना। और इन्होंने अबोलिश जजिया टैक्स, एक टैक्स लगता था जो नॉन मुस्लिम कैटेगरी है, जैसे कि जो नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, उन पे जो टैक्स लगता था, जजिया टैक्स, उस टाइम पे एक टैक्स लगता था जिसका नाम था जजिया टैक्स। तो उस जजिया टैक्स को जहांगीर शाह ने हटा दिया था और इजारा सिस्टम उसने स्टार्ट किया था। लेकिन क्या हुआ कि फारुखसियार चाहता था कि हम राजा बने। ये तो आपके पास कौन है? जहांगीर शाह। ये तो कौन है? जहांगीर शाह। फारुखसियार चाहते थे कि हम राजा बने, तो वो बुलाता है सैयद बरदर को, और सैयद बरदर से बोलता है कि उड़ा दो भाई साहब इसको। तो सैयद बरदर तो भाई साहब पहले से रेडी रहते हैं, मैंने बोला ना, सैयद बरदर तो हमेशा रेडी रहते हैं। ओके, तो किल्ड जहांगीर शाह विद हेल्प ऑफ द सैयद बरदर। तो यहां पे ये जहांगीर शाह को भी उड़ा देते हैं। बात क्लियर? जहांगीर शाह को भी उड़ा देते हैं। तो अब देख लीजिएगा, 1713 तक आपके पास, 1712 से लेकर 1713 तक कौन रहा? जहांगीर शाह रहा। उसके बाद फारुखसियार आपके पास आ गया। अब देखिएगा सर, हमारे पास फारुखसियार के बारे में जानने से पहले इन सैयद बरदर के बारे में जान लो। ये जो बीच में बैठा है ना, ये फारुखसियार है। कौन है? फारुखसियार। और जो आपको ये भाई साहब दिख रहे हैं ना, ये सैयद बरदर है। ये कौन है? ये दोनों दरबारी है भाई साहब, दोनों दरबारी है, नोबल्स है। सिर्फ वहां पे दरबार में बैठते हैं और बस सुपारी ले लेते हैं किसी की भी, किसको उड़ाना है। तो ये फारुखसियार है और ये आपके पास सैयद बरदर है। बात क्लियर? अब देखिएगा सर, हमारे पास सैयद बरदर जो थे, इनका नाम क्या था? नाम सुनो इनका। सैयद बरदर रेफर टू अब्दुल्ला खान। इनका एक का नाम तो था अब्दुल्ला खान और एक का नाम था सैयद हुसैन अली खान। सैयद हुसैन अली खान, ये दोनों का नाम था। ओके, हु वर द टू पावरफुल नोबल इन द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। जब भी ये सेंचुरी की बात होती है ना बेटा, 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि आपके पास 1701 से लेके, ओके, 1701 से लेके 1799 तक जो भी चीजें हुई ना, वो आपके पास 18th सेंचुरी में होती है। अब देखो यार, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है। 21 सेंचुरी मतलब आपके पास अभी 2000 से लेके आपके पास जो भी 2099 तक होगा, वो कौन सा होगा बेटा? आपके पास 20th सेंचुरी। तो मतलब 100 साल पहले के को आप क्या बोलते हो बेटा? 18th सेंचुरी। और 19 में आपके पास 1801, 1802, 1803 ऐसे आप बोलते हो। इतनी बात आपको क्लियर? अब देखिएगा सर, हमारे पास थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फारुखसियार हमारे पास, ये आपको दिख ही रहा है, ये फारुखसियार है। और देखो इधर ताके बैठे हैं आपके सैयद बरदर्स, किंग मेकर। ये फारुखसियार आपके पास 1713 से लेकर 1719 तक आपके पास यहां पे रहता है। अब यहां पे देखो, बंदा बहादुर सिंह तो मरा थोड़ी, अभी बंदा बहादुर सिंह तो जिंदा है। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि ये बंदा बहादुर सिंह को बहुत दिन हो गए परेशान कर रखा है इसने, दिल्ली पे बार बार चढ़ता है। ओके, पहले ही हमारे पास बहादुर शाह बेचारे ने पीछे भेज दिया था उसको, लेकिन ये मान नहीं रहा। तो ये बंदा बहादुर सिंह को क्या करेगा? पकड़ लेगा और उसको फांसी पे लटका देगा। देखिएगा, 1715 के अंदर ये क्या करेगा? बंदा बहादुर सिंह को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद उसको बेटा एग्जीक्यूट इन दिल्ली, मतलब उसको मरवा देगा इसी दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली में आना चाहता था उसको एग्जीक्यूट कर देता है दिल्ली के अंदर। और आपके पास जो मुगल एम्पायर को उखाड़ भेजने, जो मुगल एम्पायर को उखाड़ना चाहते थे कि मुगल एम्पायर को दिल्ली से उखाड़ देंगे, यहां पे नॉन मुगल आएंगे, दूसरे इंसान आएंगे। अब वो जो हमारा चांस था वो भी हमारा एंड हो चुका था कि यहां पे राज जो करेंगे वो मुगल ही करेंगे, दूसरे राज नहीं करेंगे। तो यहां पे एंडेड द चांसेस ऑफ द ऑटोनोमस नॉन मुगल स्टेट इन पंजाब। ओके, जो ऑटोनोमस मतलब आपके पास जो नॉन मुगल वाले इंसान है, वो अगर यहाँ पे राजा बनना चाहते थे तो उनका वो एक प्रकार से चांस एक प्रकार से खत्म हो गया था, क्योंकि इन्होंने जो बंदा बहादुर सिंह इतना खतरनाक था उसी को मरवा दिया था। बात क्लियर? अब भाई साहब, ये फारुखसियार ने किसको मरवाया था? जहांगीर शाह को मरवाया था ना अभी, किसकी हेल्प से? सॉरी, फारुखसियार ने सैयद बरदर की हेल्प से किसको मरवाया था? जहांगीर शाह को। अभी देखना, फारुखसियार का भी ये है ना, ये दोनों भाई साहब जो डॉन है, मतलब एक प्रकार डॉन ही आप इनको बोल सकते हो। अभी इनका भी तबादला करेंगे, इनका भी सुनते जाओ। सर क्या होगा कि हमारे पास 1707 के अंदर 1717 के अंदर, ओके,
फारुखसियार गिव फरमान टू ब्रिटिश, आपके फारुखसियार ने एक फरमान दिया था जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस फारुखसियार के फरमान को क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा फरमान। किसको दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। बात समझ में आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जैसे अभी प्रधानमंत्री आपको कोई परमिशन देता है ना, कोई रिटर्न में कोई चीज देता है, तो मतलब ऑर्डर देता है, तो वही एक प्रकार से उस टाइम पे इसको मैग्ना कार्टा बोला गया कि आप यहां पे ट्रेड कर सकते हो, ऐसा रिटर्न में उनको लिख के दिया गया। बात समझ में? ट्रेडिंग के लिए सारी चीजों इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कितना पैसा देना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इनको एक फरमान दिया गया जिसका नाम था मैग्ना कार्टा। तो ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके फारुखसियार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फारुखसियार से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे इसने एक यहाँ पे मैग्ना कार्टा किसको दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब देखिएगा सर, हमारे पास उस मैग्ना कार्टा का क्या इंपैक्ट पड़ा। यहां पे जो सूरत था, अगर सूरत की बात करूं तो सूरत में आपके पास ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो पे कर रही थी 10,000 रुपए। उस टाइम पे 10,000 रुपए बहुत बड़ी चीज थी। ओके, प्रत्येक साल 10,000 रुपए वो पे करती थी। किसको? मुगल के बेटी को। ओके, जो आपके मुगल है ना, उनको 10,000 रुपए पे करती थी। ऑल अदर ड्यूटीज एक्सेप्टेड, मतलब और बाकी की ड्यूटीज जो भी लगती थी वो सब कुछ हटा दी थी। ड्यूटीज को आप हिंदी में क्या बोलते हो? कर बोलते हो शायद, है ना। आपके पास यहाँ पे हैदराबाद के अंदर अगर हम बात करें तो हैदराबाद के अंदर ऑलरेडी ईस्ट इंडिया पहले से ही फ्री ट्रेड कर रही थी, पहले से ही फ्री ट्रेड कर रही थी। बात समझ में आ गया? और बंगाल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बंगाल के अंदर भी बेटा ये ड्यूटी थी, जो ड्यूटी जो चार्ज करते थे वो ड्यूटी हटा दी गई थी। बस उनको कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं देनी थी। देखो यहाँ पे भी एक्सेप्शन ऑफ द कस्टम ड्यूटी, यहाँ पे भी कस्टम ड्यूटी आपकी हटा दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि आप यहां से सामान को ले जा सकते हो, ला सकते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट मतलब आना, एक्सपोर्ट मतलब ले जा सकते हो। सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, प्रत्येक साल आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। ओके, प्रत्येक साल आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। किसको? मुगल एम्पायर को। बात क्लियर? तो ये मैग्ना कार्टा का आपके पास इंपैक्ट पड़ा। तो अभी किसका फरमान चल रहा है? हमारा फारुखसियार का फरमान। ओके, फारुखसियार का फरमान। तो फारुखसियार चल रहा है, कहां से कहां तक चल रहा है बेटा? 1713 से लेकर 1719 के बीच में सारी बातें चल रही है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं कि सर हमारे पास उस टाइम पे एक निजामुल मुल्क जिसका नाम क्या था? आसफ जाह। ये रहा, ये आसफ जाह है। इसको टाइटल मिला था निजाम मुल्क। ओके, और ये कहां का किंग था बेटा? डेक्कन का। डेक्कन कहां पे है? आपके पास हैदराबाद में। ओके, मतलब ये हैदराबाद का किंग था भाई साहब। अब यहां पे ये भाई साहब औरंगजेब का टॉप जनरल था ये आसफ जाह। आसफ जाह याद रखना, कहीं बार तो आसफ जाह लिखा आता है और कहीं बार निजाम मुल्क लिखा आता है। तो आसफ जाह कौन है? ओके, आसफ जाह ही आपके पास निजाम मुल्क है। ओके, सिर्फ निजाम मुल्क का उसको टाइटल दिया गया था। औरंगजेब टॉप जनरल था ये। ओके, अच्छा था, तगड़ा था उनके मुगलों के हिसाब से। अब इसको बेटा आपने मेड मुगल वाइसरॉय ऑफ द डेक्कन विद द टाइटल ऑफ निजाम मुल्क। ओके, इसको टाइटल क्या दे दिया गया बेटा? निजाम मुल्क इसको दे दिया गया। ओके, अब देखिएगा कि हमारे पास 1719, क्योंकि आपको पता है ना सर, ये जो है ना फारुखसियार 1713 से लेके 1719 तक ही है। कहां तक है बेटा? 1713 तक से लेके आपके पास 1719 तक ही है। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब 1719 में क्या होगा ऐसा? 1719 में वापिस वही होगा जो सैयद बरदर थे, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं। सैयद बरदर का दिमाग हो गया खराब। अब वो चाहते हैं कि यार हमको ये फारुखसियार है ना पसंद नहीं आ रहा, इनको निकालो यार यहाँ से। तो बात तो वही होगी, निकाल देंगे और क्या। तो ये फारुखसियार भाई साहब, फारुखसियार को मरवा देते हैं भाई साहब। सैयद बरदर, कौन सैयद बरदर? डॉन है भाई साहब, डॉन। तो ये सैयद बरदर किसकी हेल्प से मरवाते हैं? ये बुलाते हैं महाराष्ट्र से किसको? जिसको आप मराठी बोलते हो। ओके, मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ओके, मराठा पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उसको ये बुलाते हैं और बोलते हैं कि इसको उड़ाओ भैया। तो इसको ये उड़वा देते हैं फारुखसियार को। इतने खतरनाक थे सैयद बरदर। बात समझ में आया? अब देखो फारुखसियार को कैसे मारते बेटा? उसको अंधा करते हैं, उसको अंधा करते हैं एंड किल्ड बाय द सैयद बरदर। अंधा करके मारते हैं भाई साहब फारुखसियार को। बात समझ में आया? इतने खतरनाक थे आपके सैयद बरदर्स। अगली बात यहां पे देखो, 1719 में किंग मेकर सैयद बरदर। अब ये सैयद बरदर जो चाहे वो कर सकते हैं। सैयद बरदर है ना, कुछ समय के लिए 2 आदमियों को वहां को थ्रोन समझा, जो वहां का थ्रोन था, ओके, वो उनको संभलवा देते हैं कि आप इसको संभालिएगा। जिनका नाम था एक तो राफी उद्दरजित एंड राफी उद्दुल्ला।
ओके, राफी-उद-दौला का शाहजहां टू भी नाम दिया जाता है। ओके, इसका दूसरा नाम ये है। तो याद रखना, इनको कुछ समय के लिए ही वहां का राजा बनाया जाता है, कुछ समय के लिए। क्यों? वहां पे कोई दूसरा आ जाता है, अभी आपको पता लगेगा। ओके, थ्रोन पे ये ब्रीफ पीरियड के लिए यहाँ पे राजा होते हैं। तो अगले आ जाते हैं हमारे पास कौन? मोहम्मद शाह। कौन आते हैं बेटा? मोहम्मद शाह। अब ये 1719 से लेके 1748 तक इनका लॉन्ग टाइम तक चलेगा। 1719 से लेके कौन रहेंगे? 1748 तक कौन रहेंगे बेटा? मोहम्मद शाह। पहली बात तो इसको ये टाइटल जो रंगीला मिला है, तो भाई साहब ये रंग रलियों में मस्त रहता था। दरबार में इसको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं था। लड़कियां नचवाता था, पता नहीं क्या क्या करता था, बहुत खतरनाक आदमी था। मतलब रंग रलियों में मस्त रहता था, इसलिए इसको एक टाइटल दे दिया गया रंगीला। ओके, कि भाई साहब तो रंगीला इंसान है। आपको यहां से फोटो से भी दिख रहा होगा। ओके, फोटो से भी आपको दिख रहा होगा, तो शायद ये रंगीला आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। और इसका ड्यूरेशन भी याद रखना है, कहां से कहां तक था? 1719 से लेकर 1748 तक था। अब मोहम्मद शाह ऐसे तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन आता नहीं था और इसको ज्यादा उसमें शौक भी नहीं था, बस ये राजा बन गया था। अब राजा बनने के बाद इसने पहले तो दिमाग में इतनी बात तो जरूर सीख ली थी, थोड़े सालों से देख रहा था ये, तो इसने एक बात दिमाग में बिठा ली कि ये सैयद बर्दर है ना, थोड़े खतरनाक है। तो भाई साहब सबसे पहले इनका एक खात्मा करते हैं। ओके, तो भाई साहब मोहम्मद साहब पहले क्या करता है कि इन सैयद बर्दर को उड़ाओ यहां से। तो इन दोनों सैयद ब्रदर्स को भाई साहब निजाम मुल्क को बुला के इसको उड़वा देते हैं। अब सैयद ब्रदर का खात्मा खत्म। बात क्लियर? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद ब्रदर को मरवा दिया था विद हेल्प ऑफ निजाम मुल्क। निजाम मुल्क कौन है? आसफ जाह। आसफ जाह कहां पे बेटा? डेक्कन में, जो डेक्कन का आपके पास है मुगलों का राजा है। उसकी हेल्प से क्या करते थे बेटा? सैयद ब्रदर्स को मरवा देते हैं। अब देखिएगा 1721 के अंदर जो निजाम मुल्क है उसको ग्रांड वजीर की उपाधि दे दी जाती है। किसकी? ग्रांड वजीर की। अब ये ग्रांड वजीर इसको बना दिया। ग्रांड वजीर इसलिए बना दिया कि मतलब ये तो रंग रलियों में मस्त रहता था मोहम्मद रंगीला। अब उन्होंने बोला कि यार तुम है ना, तुम ही संभालो यार, ये मेरे से राजपाट होता नहीं है, तो मैं तुमको ग्रांड वजीर बना लेता हूं। आओ बेटो दिल्ली में आराम से बैठ के जो भी करना है एडमिनिस्ट्रेशन में वो करो आप, ठीक है? इसलिए इसको ग्रांड वजीर बना दिया। अब सारी चीजें आपके निजाम मुल्क देखता था। अब यहां पे ग्रांड वजीर, क्योंकि निजाम मुल्क थोड़ा ठीक था, समझदार था, ओके, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना आता था, उसको चलाना आता था। तो ये यहां पे जो करप्टेड लोग थे, यहाँ पे जो बहुत सारे करप्टेड लोग यहाँ पे बसे पड़े थे दरबार में, जो सिर्फ क्योंकि राजा तो भाई साहब रंग रलियों में मस्त है। ओके, तो ये भी चाहते, ये यहाँ के दरबारी पूरे के पूरे वैसे हो गए करप्टेड। ओके, कोई कुछ भी काम करवा रहा है तो उससे पैसे लेना, ये करना, वो भी मतलब ऐसे रंगीलों की तरह ही हो गए। तो ये भाई साहब करप्शन को क्या करना चाहते थे? रिफॉर्म द करप्शन। ग्रांड वजीर निजाम मुल्क बनाने के, सॉरी, जो आपके पास निजाम मुल्क है उसको ग्रांड वजीर बनाने के बाद सबसे पहले तो वो एक काम करता है कि भाई साहब ये जो दरबार में पूरा जो करप्शन हो रहा है ना, इसको हटाता हूं मैं। ओके, अब ये बताओ, सारे तो मतलब काम तो कोई करना नहीं चाहता ना, आदमी तो यही चाहता है कि मैं काम ही ना करूं। ओके, मैं तो बस रंग रलियों में मस्त रहूं। तो वहां के आदमी भी ऐसे थे रंग, क्योंकि राजा ही जब ऐसा हो गया तो वहां के जितने भी आदमी हैं वो भी रंग रलियों में मस्त होने लगे। लेकिन यहाँ पे ये जो निजाम मुल्क को संभलाया था, यहाँ का ग्रांड वजीर बनाया था, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पावर ये देख रहा था। तो इसको पसंद नहीं आया कि भाई साहब ये दरबारी जितने भी लोग हैं ना, ये काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा तरीके का काम कर रहे हैं। तो ये पूरे करप्शन को रिफॉर्म करना चाहता था। अब ये बताओ, इतने सारे तो आपके करप्टेड इंसान, और इतने सारे करप्टेड इंसान और एक आदमी उसमें से सच्चा, तो आप उन करप्टेड इंसान को संभाल सकते हो? तो नहीं। तो वो करप्टेड इंसान को ये पसंद नहीं आएगा, है ना, कि एक ग्रांड वजीर है, ठीक ठाक आदमी नहीं है भाई। तो हमारे पास क्या करेंगे, बड़े ध्यान से स्टोरी सुनना। आपके जितने भी दरबारी है ना, वो मोहम्मद शाह रंगीला को भड़काते हैं, दिमाग में कुछ कीड़ा पूछते हैं। मोहम्मद शाह से बोलते हैं कि यार ये ना ग्रांड वजीर जो आपने बनाया ना, ये ठीक नहीं है, इसको यहाँ से भेजो, इसको रिटायर करो यहाँ से। ओके, तो मोहम्मद शाह ठीक है भाई, अपने दरबारी बोल रहे हैं तो इसको भेज देते हैं यहाँ से। तो इसको ग्रांड वजीर जो निजाम मुल्क को, इसको भेजते हैं कहां पे? अवध। अवध अभी दिखाया था मैंने, जिसमें आधा बिहार आता है। अब देखिएगा सर, हमारे पास इस निजाम मुल्क को कहां पे भेजा है? ट्रांसफर करके, इसका ट्रांसफर कर दिया अवध में। लेकिन निजाम मुल्क बोलता है कि यार तुम मेरा ट्रांसफर कर रहे हो वहां पे, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, मैं तो अपनी जगह पे चला जाऊंगा जहां पे मेरा राजपाट है। तो ये कहां पे चला जाता है? हैदराबाद में चला जाता है, डेक्कन में। ओके, जहां पे ये वहां का राजपाट संभालता है, तो ये वहां पे चला जाता है, कहां पे? डेक्कन में। अब देखिएगा सर, हमारे पास यहाँ पे 1723 के अंदर
ये यहाँ पे लिख रखा है बेटा, इसको अवध के लिए बोला गया था इन कोर्ट ऑफ दिल्ली, लेकिन ये जाता कहां पे है, डेक्कन में। डेक्कन मतलब हैदराबाद में। अब जैसे ही ये डेक्कन में पहुंचता है तो हमारे पास 1724 में वहां पे एक होता है बैटल ऑफ साकेर खेड़ा, जिसका नाम है बैटल ऑफ साकेर खेड़ा। ओके, अब यहां पे बैटल ऑफ साकेर खेड़ा ये किस किस के बीच में लड़ा गया था, ये सुनो। जो वहां के मुगल्स फोर्स थे, जो वहां के मुगल फोर्स थे, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। उसमें क्या होता कि जो निजाम है ना, निजाम डिफेटेड द मुगल फोर्सेस, जो वहां की मुगल फोर्सेस थी उसको निजाम हरा देता है। और जैसे ही निजाम हराता है तो यहां पे आपके पास टाइटल ऑफ आसफ जा गिवन बाय मुगल एम्परर ना। अब इसको आप आसफ जा नहीं बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, निजाम आसफ जा वन रूल्ड हैदराबाद। तो वहां पे जो पहले रूल कर रहा था ना, उसको वो हटा के वहां पे ये राजपाट संभाल लेता है। मतलब अब हैदराबाद का राजा कौन हो गया बेटा, आपके पास निजाम मुल्क। ओके, निजाम मुल्क आसफ जा, निजाम मुल्क आसफ जा। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो। अब इसी टाइम पे हमारे पास 1728 के अंदर एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ पालखेड़, जिसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। देखो ये सब मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे हो रहा है। ओके, 1719 से लेके 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला है। ओके, तो यहाँ पे 1728 में बैटल ऑफ क्या होता है, पालखेड़ होता है। अब बैटल ऑफ पालखेड़ में क्या होता है कि आपके पास जो निजाम आसफ जा है उसको हरा दिया जाता है, किसके थ्रू, मराठाओं के थ्रू। मराठा खतरनाक आदमी है, मराठा यहां पे राज करते हैं बेटा। मराठाओं का महाराष्ट्र में ना खतरनाक राज था, सब डरते थे। जो बाहर की जितनी भी कंपनियां आई ना, तो सबसे ज्यादा जो डरती थी ना, वो मराठों से डरती थी। तो मराठा मतलब बोल सकते हो कि खतरनाक आदमी थे, किसी से डरते वरते नहीं थे। लेकिन फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने तो उनको भी झुकना पड़ता है एक टाइम आने के बाद। लेकिन इस टाइम पे तो आपके मराठा थोड़े पावरफुल थे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। तो देखिएगा सर, हमारे पास ये निजाम मुल्क को भाई साहब हरा दिया जाता है मराठों के थ्रू। और मराठों के थ्रू किसके अंडर में, बाजीराव वन, बाजीराव मस्तानी, आपने मूवी देखी है ना बाजीराव मस्तानी, तो वही बाजीराव की बात कर रहा हूं। वो बाजीराव हमला बोल देता है निजाम आसफ जा पे, तो यहाँ पे निजाम आसफ जा हार जाता है। और वो होता है आपके पास पालखेड़ के अंदर होता है। तो इसीलिए इस युद्ध को बैटल ऑफ पालखेड़ बोला गया है, और ये 1728 में होता है। बात के लिए अब देखिएगा सर, हमारे पास थोड़ा सा ये बाजीराव की बात आ जाती है। ये बाजीराव यही है, सुना है ना, ये शनिवार वाड़ा पूना के अंदर है। अगर आप पूना कहीं भी गए हो तो ओके, पूना के अंदर जब वहां का रेलवे स्टेशन है तो वहीं पे शनिवार वाड़ा है, वहीं पे ये किला है वहां पे। ओके, वहां का राजा कौन है, बाजीराव। और इसी के बाहर है ना एक मस्जिद बनी हुई है जो मस्तानी की याद में बना रखी है, बोलते हैं ना बाजीराव मस्तानी। अब देखिएगा कि सर हमारे पास यहाँ पे 1737 के अंदर पेशवा बाजीराव इन्वेडेड दिल्ली विद 500 कैवलरी मैन। अब हमारे पास ये बाजीराव है ना, अब दिल्ली की ओर देखो महाराष्ट्र कहां पे है, आपको पता है कि सर ये यहां पे है। यहां पे समझने की कोशिश करना, ये मराठा है, ये यहां पे आपके पास क्या है, मराठा है। इधर आपके पास क्या है, बाजीराव। अब ये बाजीराव यहां पे आपके पास दिल्ली है, इस दिल्ली पे जाना चाहते हैं, दिल्ली की ओर चढ़ान कर रहे हैं बेटा, दिल्ली की ओर चढ़ान कर रहे हैं कौन, बाजीराव। क्योंकि यहां पे कौन बैठे हुए, मुगल्स बैठे हुए। यहां पे कौन बैठे हुए बेटा, मुगल्स बैठे हुए। तो ये भी भाई साहब इन मुगलों को यहां से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अब देखिएगा सर, ये एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी चीजों को। ओके, अपना राजपाट ये भी बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने बोला ना, उस टाइम पे इंडिया नाम की कोई चीज थी नहीं। उस टाइम पे सब अपने प्रांत को फैलाना चाहते थे। तो भाई साहब मराठा भी चाहते थे कि हम भी अपने जो भी मराठा का जो भी रीजन है उसको और भी बड़ा करें, उसको भी और भी एक्सपेंड करें। तो भाई साहब हमारे पास बाजीराव क्या करते हैं, उस टाइम पे 500 आदमियों को लेके दिल्ली की ओर चढ़ जाते हैं। और वहां पे हमारे पास नॉर्थ, आपके पास देख सकते हो, आपके पास मराठा नाउ कंप्लीट देयर नॉर्थ वार्ड एक्सपेंशन एंड ओवरन मालवा, गुजरात एंड बुंदेलखंड। इनको सबको अपने अंडर में कर लेते हैं मराठा। और उसके बाद यहां पे जो मुगल एम्परर था, जैसे कि आपके पास बंगाल हो गया, अवध हो गया, बताया था ना, बंगाल, अवध एंड पंजाब। ये रहा ना बेटा आपके पास, अभी भी दिखाया था मैंने आपको, देखो ये आपके पास बंगाल हो गया, ये अवध हो गया। ओके, और इधर आपके पास पंजाब हो गया, इधर आपके पास पंजाब हो गया। अब देखिएगा सर, हमारे पास यहाँ पे इनसे बोलेगा कि अब तुम्हें ना मुगलों को है ना कोई है ना टैक्स वैक्स ना दो। अब हम आ गए ना, तुम चिंता मत करो, तो मुगलों को कोई टैक्स वैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब मराठा आए इधर से और बोले
बंगाल, अवध और पंजाब बिकेम प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट, या प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट है, एंड रिफ्यूज टू पे ट्राइब्यूट टू दिल्ली। अब यहां पे दिल्ली मतलब मुगल जो बैठते हैं, अब इनको कोई भी आपको है ना मतलब टैक्स वैक्स कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बंगाल, अवध एंड पंजाब को। बहुत बढ़िया बात है। अब देखिएगा सर हमारे पास यहां पे उसके बाद यहां पे एम्परर ऑफ ईरान, ये हमारे पास एक अगला एम्परर आता है 1738 में, ये भी मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे ही आ रहा है। अब मोहम्मद शाह रंगीला तो आप ही समझते दिल्ली में बैठा है, लेकिन रंग रलियों में मस्त है। अब जब वो रंग रलियों में मस्त है तो नादिर शाह क्या करने वाला है, मामला सेट करने वाला है इनका। अब देखिएगा सर हमारे पास एम्परर ऑफ ईरान, ये कहां पे बेटा, ईरान का एम्परर। और ये नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया एंड कॉन्क्यूर लाहौर। देखो मैं बताता हूं आपको, देखिएगा ये इधर से आ रहा है आपके पास, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है आपके पास कौन, नादिर शाह। अब ये नादिर शाह किधर आ रहा है, दिल्ली की ओर आ रहा है बेटा, यहां पे दिल्ली है, यहां पे दिल्ली की ओर आ रहा है। अब ये दिल्ली की ओर चढ़ान कर रहा है बेटा, यहां से आ रहा है, यहां से आएगा दिल्ली पे आना उसको। अब यहां पे दिल्ली को जीतेगा भी सही वो, मोहम्मद शाह रंगीला का मामला यहां पे सेट भी करने वाला है वो। अब देखो कि सर यहां पे जो ये इंडस नदी है ना, ये इंडस नदी, यहां पे ये इंडस नदी है, तो इंडस नदी के इस साइड में है ना, इस साइड में पूरा नादिर शाह का राज था। इस साइड में इंडस नदी के वेस्ट में, इधर वेस्ट है ना, तो वेस्ट के अंदर नादिर शाह का पूरा यहां पे राज था। मतलब सारी मुगल टेरिटरी जितनी भी इधर वाली थी वो सारी की सारी नादिर शाह ने अपने अंडर में कर ली थी। अब देखिएगा सर हमारे पास यहां पे नादिर शाह एम्परर ऑफ ईरान, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया एंड कॉन्क्यूरेड लाहौर, वो लाहौर को जीत लेता है। मतलब लाहौर आपका समथिंग यहां पे देख सकते हो, अगर मैं यहां पे बताऊं तो समथिंग यहां पे आप समझ सकते हो, यहां पे लाहौर है आपके पास। ओके क्लियर। अब देखिएगा सर हमारे पास 1739 के अंदर बैटल ऑफ करनाल होता है, और ये खतरनाक करनाल का युद्ध होता है। यहां पे देख लीजिएगा, ये आपके पास नादिर शाह है, ये नादिर शाह आपको दिख रहा है। इतनी सारी मॉडर्न आर्मी अपने साथ लेके आता है, देख सकते हो इतनी मॉडर्न आर्मी, जबकि आपके पास मोहम्मद शाह रंगीला के पास तो वही है जो शराब के नशे में दुत पड़ी हुई आर्मी है, जिनको शायद ढंग से लड़ना भी नहीं आता होगा, है ना। तो यहां पे इसके पास मॉडर्न आर्मी है। ये जब अपनी आर्मी को लेके आता है ना, और यहां पे एक होता बैटल ऑफ करनाल, ये 110 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली है ना उसके नॉर्थ वेस्ट में, इससे आपके पास इधर 110 किलोमीटर इधर भाई साहब बैटल ऑफ करनाल होता है। यहां पे देख सकते हो इतना खतरनाक युद्ध होता है कि जो ये मुगलों की जो सेना है ना, उसको 3 घंटे के अंदर ही ना खत्म कर देता है, 3 घंटे के अंदर ही खत्म कर देता है। जो मोहम्मद शाह रंगीला की जो इतनी भी सेना है ना, 3 घंटे के अंदर सारा मामला सेट। और पता है कितनी पब्लिक मारी जाती है उस टाइम पे, उस युद्ध के अंदर। आपके पास यहाँ पे मैसिव मुगल कॉन्टिनेंट, टोटल 3 लाख वॉर कैंप एंड 75,000 सोल्जर डिप्लॉय इन द बैटल। ओके 3 लाख तो कैंप जला दिए जाते हैं, और 75,000 सोल्जर्स यहां पे मार दिए जाते हैं इस बैटल के अंदर। आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक बैटल हुआ होगा। और ये 3 घंटे के अंदर, ये पता है कि 3 घंटे के अंदर है ना पूरा का पूरा मामला सेट कर दिया था नादिर शाह ने, इतना खतरनाक ये बैटल हुआ था। तो मतलब मुगल आर्मी डिफेटेड विद इन 3 हार के अंदर उसको खत्म कर दिया था। अब यहां पे बोला जाने लगा कि सर जो नादिर शाह है जो दिल्ली पे बैठा है, ये दिल्ली पे बैठा है ना, तो भाई साहब दिल्ली में अब इसका राज कितना बचा, कि दिल्ली में जो आपके पास 25 किलोमीटर का एरिया है ना, उसके थ्रोन से 25 किलोमीटर का एरिया है ना, उसमें आपके पास मोहम्मद शाह का राज है। इससे ज्यादा कोई राज नहीं है। मतलब इंडिया की छोड़ो, दिल्ली के अंदर से 25 किलोमीटर वाले एरिया के अंदर ही सिर्फ इसका राज है। तो मोहम्मद शाह 25 किलोमीटर लेंथ एंड 3 किलोमीटर इन ब्रेड्थ, इसी के अंदर अब इसका राज बचा है, ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि उधर से नादिर शाह आया। ये नादिर शाह इतनी लूट फाट मचाता है ना, इसके बारे में क्या बताऊं कि यहां से है ना एक पिकोक कोहिनूर का हीरा था, डायमंड था, उसको भी ये लूट के ले जाता है। अभी उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि यहां पे मैंने बोला कि यहां पे मुगल आर्मी आर्टिलरी वॉज रूटेड बाय नादिर शाह मॉडर्नाइज आर्मी। मैंने बोला कि आपके पास मुगल था, उनके पास आर्टिलरी, आपके पास उसके सॉरी मुगलों के पास आर्टिलरी मतलब जो पुरानी वाली आर्मी थी वही थी, लेकिन नादिर शाह के साथ मॉडर्न आर्मी थी। और वो मॉडर्न आर्मी इतनी खतरनाक थी ना कि उसने 3 घंटे के अंदर सभी को मार डाला। और ये यहां पे इतनी लूटपाट हुई, हद से भी ज्यादा, जितनी भी पैसे थे, जितना सोना ज्वारा जो भी था, सब कुछ को लूट के ले गया था नादिर शाह।
ये था हमारे पास 1739 का बैटल ऑफ करनाल। अब इसके बाद देखिएगा कि हमारे पास ये दिल्ली में क्या है ना, ये दिल्ली है और ये दिल्ली के अंदर है ना, ये पिकॉक का थ्रोन है। यहाँ पे पिकॉक दिख रहेगा आपको, नहीं दिख रहे हो तो मैं दिखा देता हूं, नहीं दिख रहे हो तो देखने की कोशिश करना थोड़ा सा। यहां पे आपको ये पिकॉक दिख रहे हैं बेटा, ये पिकॉक दिख रहे हैं, ये पिकॉक दिख रहे हैं आपको, पिकॉक। अब ये पिकॉक में यहाँ पे डायमंड भी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो भी इमेजिन करने की कोशिश करो कि यहाँ पे एक डायमंड है, एक डायमंड है। ये डायमंड को भी बेटा वो है ना यहां से ले जाता है नादिर शाह, और ये नादिर शाह में जाता है। और आपको पता है ये डायमंड का जो कोहिनूर है ये हर जगह पे घूमता है, हर जगह पे घूमता है, ये अंग्रेजों के पास जाता है। ओके, फिर यहां से वहां जाता है, इसके बारे में आने वाले टाइम पे बहुत डिस्कस होगा। लेकिन अभी अगर बात करो तो डायमंड अभी पता है कहाँ पे, ये कोहिनूर का डायमंड कहाँ पे अभी है, लंदन में। ओके, जो वहां की पार्लियामेंट है वहां पे रखा हुआ है डायमंड, लंदन में। देखिएगा सर हमारे पास नादिर शाह टुक अवे पिकॉक थ्रोन विद हिम टू ईरान लेजेंडरी, वो ईरान से था तो ईरान ले जाता है। और कोहिनूर ऑफ डायमंड वाज एम्बेडेड इन द पिकॉक थ्रोन्स, उस कोहिनूर को यहां से उठा के कहां पे ले जाता है बेटा, ईरान के अंदर ले जाता है। अब ये आएगा वापिस इधर से इधर फिरता रहेगा, लेकिन ये अंग्रेजों के पास है अभी इंग्लैंड के अंदर। अब हमारे पास सर देखिएगा 7048 से लेके 7054, क्योंकि जैसे ही मोहम्मद शाह खत्म हुआ तो उस टाइम पे अब राज किसका आ गया, अहमद शाह का। किसका, अहमद शाह। नाम सुना होगा अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। आपने बेटा बैटल देखा होगा, आपने ये मूवी देखी होगी पानीपत, देखी है क्या, किस किसने देखी बेटा, पानीपत मूवी देखी है ना, देखी है ना, किस किसने देखी है मुझे फटाफट बताओ, किस किस बच्चे ने ये पानीपत की मूवी देखी, जहां पर संजय दत्त ने वहां पे मोहम्मद शाह अब्दाली का रोल किया था। ओके, उधर से देखा होगा आपने, सदाशिव राव अपनी आर्मी लेके आता है, ओके, और मोहम्मद शाह अब्दाली सबको खत्म कर देता है। ये वही है आपके पास मोहम्मद शाह अब्दाली, ओके, जो आपके पास पानीपत के युद्ध में लड़ा था सदाशिव राव से। इस मूवी के अंदर आपने देखी है तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ये मूवी में आपके पास इन्होंने जो रोल किया था वो रोल किया था अहमद शाह अब्दाली का, देख लेना आप जाके। ओके तो ये था हमारे पास वो नादिर शाह, क्योंकि उस मूवी से आप पूरी की पूरी पिक्चर अपने दिमाग में भी बिठा सकते हो, उससे बैठ सकते हैं आपके दिमाग में। जब टाइम मिले जरूर देख लिया करो, ऐसे नहीं कि रेंडमली पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे देखने लग गए, नहीं। ये वही है बेटा अहमद शाह अब्दाली, ओके, जो लड़ा था सदाशिव राव से, मराठों से। अब देखिएगा सर हमारे पास 1748 से लेकर 1754 तक आपके पास नेक्स्ट मुगल रूल आफ्टर मोहम्मद शाह। ओके, मोहम्मद शाह के बाद अब अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे राजा बना था। अब देखिएगा सर हमारे पास यहाँ पे 1747 से लेकर 1767 तक, ओके, अब यहाँ पे मुगलों का राज हुआ। ओके, आफ्टर, जब तक आपके पास नादिर शाह की डेथ हुई, ओके, देखो आफ्टर नादिर शाह डेथ, उसके बाद यहाँ पे मुगलों का राज हुआ 1747 से लेकर 1767 तक दिल्ली के अंदर। अब ये सर जो अहमद शाह अब्दाली है ना, ये कहां से आया था, ये अफगानिस्तान से आया था। ओके, ये दुरानी किंग था, ओके, दुरानी किंग ऑफ अफगानिस्तान। ओके, तो ये कहां से आया था बेटा, अफगानिस्तान से आया था। तो यहां तक हमने बातें पढ़ी हैं। ओके, अब देखो सर 1747 से लेकर 1767 तक तो हमने थोड़ा सा इनके बारे में जाना। तो आप लोग बताइएगा कि यहां तक आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे रहेगा, प्रॉपरली 1 घंटे का पूरा सेशन हो गया। ओके, अब जो अगला सेशन होगा वो आपका कल होगा। मैंने बोला आप बस इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा जितनी बार पढ़ सकते हो, और आपको लूसेंट की बुक बताइए, लूसेंट की बुक जरूर करना है, आपसे हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, 90 to 95% आप बना लोगे। ठीक है, बस वीडियो आपको कंप्लीटली सुनना है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो सभी को समझ में आ गया, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो फिर मैं सेशंस को आज यहाँ पे एंड करता हूँ। ओके, पक्का। तो कल आपकी रात को वापस 8 बजे आपकी क्लास होगी। एक आर का पता नहीं चला सर ठीक है, चलेगा। अब बार बार रीड करना इनको, ऐसे नहीं कि एक बार में ये अहमद शाह अब्दाली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं 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 मेरे भाई, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ये ड्यूरेशंस कौन कौन है, सैयद बरदस, ये सारी चीजें यार बार बार पढ़ोगे तभी हिस्ट्री तो दिमाग में बैठती है। अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं बैठेगी। कोई यहाँ पे ये कंसेप्ट थोड़ी है कि भाई साहब आपके पास कोई टेक्निकल का कंसेप्ट है, नहीं, बार बार पढ़ना है पीडीएफ को बार बार। ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे का पता ही नहीं लगा, हाँ नहीं लगता, ऐसी चीजों में पता नहीं लगता। ओके, चलो चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।